जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज में। मैं पी के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग साइंस का क्वेश्चन पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग साइंस के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन किया था, उससे आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन के सिलसिला में जो है ना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके लिए जो है ना 251 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तो एक बार देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। भारी धातु में सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। कौन सी होता है? ऑस्मियम, ठीक है ना। और ऑस्मियम का संकेत होता है OS और सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। कौन सी होता है? ऑस्मियम, ठीक है ना। और ऑस्मियम के बाद जो है ना सबसे एक भारी धातु होता है जिसका नाम होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हो जाएगा यूरेनियम। इस ऑप्शन में हो जाएगा कौन सा? यूरेनियम। इस ऑप्शन के मुताबिक जो है ना सबसे भारी धातु कौन जाएगा? प्राकृतिक में पाया जाने वाला या ऐसे नॉर्मल विधि से पाया जाने वाला सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। लेकिन सबसे भारी धातु पूछेगा तो होता है ऑस्मियम, लेकिन इसमें ऑस्मियम ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो लिथियम सीजियम की बात करें, सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। वर्ग 1 का धातु है सीजियम और सीजियम का गलनांक बहुत क्या होता है? कम होता है, समझे ना। उसको मुट्ठी में बंद कर देने पर गल जाता है, जिसका नाम है क्या यहाँ पे? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आगे, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि इथेन का हम पहले देखते हैं। पहले एक मीथेन होता है और मीथेन के बाद क्या करा? इथेन, ठीक है ना। तो मीथेन का होता है जैसे CnH2n+2, इसको कहते हैं। या जब कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन को दोगुना कर करके 2 जोड़ देंगे तो बनता है CH4। क्या बनता है? CH4। और कार्बन की संख्या जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 दूना 4 2 6, मतलब C2 और H क्या हो जाता है? 6। इसको कहते हैं इथेन। इसको क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन का जो रासायनिक सूत्र बनता है, इसको कार्बन इसमें 2 होना चाहिए। कार्बन इसमें कितना होना चाहिए? 2। और इसमें हाइड्रोजन जो है ना 6। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6, ठीक है। हाइड्रोजन जो 6 होगा इसमें, तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें बॉन्डिंग क्या बनता है, समझे ना। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। आप एक बार बोर्ड पर इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे इथेन का एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो टोटली इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? 7, ठीक है। इसको गौर से देखिए। और वही मीथेन पूछता तो उसका होता CH4। उसका क्या होता? CH4 होता, समझे ना। और CH4 कहने का मतलब है कि जब वो CH4 होता तो उसमें 4 बॉन्ड बनते। कितने बॉन्ड बनते? 4, ठीक है ना। तो उसमें 4 सहसंयोजक बंधन नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे आगे का रहा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कितने कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितना है? तो आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। कुल वर्ग कितना है? 18 है। आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितना है यहाँ पे? 18, समझे ना। और आवर्त की संख्या कितना है इसमें? टोटल तो 7 है। कितना है? 7 है। आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हैं यहाँ पे? 18। और आवर्त कितने होंगे? 7 होंगे, समझे ना। और आधुनिक आवर्त सारणी को दुगने का काम किसने किया था? मोसले ने। किसने दिया था? मोसले ने, ठीक है ना। और आवर्त सारणी के पिता किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को। किसको कहते हैं हम लोग? मेंडलीफ को, समझे ना। लेकिन यहाँ पूछेगा कि प्रथम वर्ग में कौन है, तो प्रथम वर्ग में जो भी है उसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के सभी तत्व को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, समझे ना। प्रथम वर्ग में है जैसे कि हाइड्रोजन। कौन सी यहाँ पे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद जो है ना लिथियम। कौन सी? लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, समझे ना। ओ माय गॉड, बेरिलियम, समझे ना। यहाँ से मिटाएगा, 1 मिनट। ठीक है। हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है ना। तो हलीना ना करे रब CSFR, समझे ना। तो ये जो है ना वर्ग 1 के तत्व है। वर्ग किसके तत्व है? 1 के। वर्ग 1 में जितने तत्व होते हैं उनमें 7 तत्व है। 1 2 3 4 5 6 7, समझे ना। और इसमें जो है ना क्या आता है? क्षारीय। इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्षारीय धातु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक, इस ऑप्शन में जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए। एक का नाम है वायु। क्या नाम है? एक का वायु, एक का नाम है जल, एक का नाम है मिट्टी, एक का जीवधारी
तो वायु भी जो है ना प्राकृतिक संसाधन ही है, जल भी और मिट्टी भी, जीवधारी भी, इसमें चारों के चारों प्राकृतिक संसाधन हैं। नहीं पूछा इसका मतलब इसमें आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है ना, ये चारों प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। एक जो है ना होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 आई मीन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किसमें किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए हम किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, किस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, ये बताना है कि तरंगदैर्घ्य किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, या कौन से मात्रक का। फटाक से बताइए, कैंडेला का, या जूल का, या एम्पियर का, या एंगस्ट्रॉम का। इसका ऑप्शन बोलिए फटाक से आप, ठीक है। कैंडेला के रूप में होगा तो कैंडेला तो मापता है ज्योति तीव्रता को। किसको मापता है? ज्योति तीव्रता को मापने वाला कौन होता है? कैंडेला, समझे ना। ये मापता है किसको? ज्योति तीव्रता को, ठीक है। ज्योति तीव्रता को किसको मापता है? ज्योति तीव्रता को, जिसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जूल किसको मापता है? ऊष्मा को। ये कार्य को किसको मापता है? कार्य को। एम्पियर मापता है विद्युत धारा को। किसको मापता है? विद्युत धारा को। और एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य को। किसका हो जाएगा यहाँ पे? तरंगदैर्घ्य। बड़ा अच्छा आंसर हो जाएगा इसका, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? यह ऊर्जा का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होगा, उसका नाम होगा सूर्य। क्या नाम होगा उसका? सूर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? आई मीन सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। सबसे अच्छा स्रोत होता है ऊर्जा का, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है ना। आई मीन सूर्य। कौन सी हो जाएगा? सूर्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वास तंत्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कुल 10 जोड़ा श्वास तंत्र होता है। कितना होता है? 10 जोड़ा। कितना जोड़ा होता है? 10 जोड़ा, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तिलचट्टा के बारे में। प्रकाशनयी क्रिया क्या होती है? कवकों के द्वारा होती है, कि जंतुओं में होती है, कि हरे पौधे में होती है, कि परजीवियों में होती है? तो प्रकाशनयी क्रिया जो है ना किस में होती है होगा? तो हरे पेड़ पौधे में। किस में होती है? हरे पेड़ पौधे में प्रकाशनयी क्रिया होती है, समझे ना। हरे पेड़ पौधे में। किस में होती है? हरे पेड़ पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन पेड़ पौधे में ग्लूकोज होते हैं। क्या होता है? ग्लूकोज। सेक्रोज, लाइक्टोज, मल्टोज, फल्टोज ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लूकोज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? तो पेड़ पौधे में एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग जो है ना स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। पेड़ पौधे में एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा को ही हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं इसको? रंध्र, ठीक है ना। स्टोमेटा को ही कहा जाता है रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। और इसी रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधों में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, या चूहा का, या हाथी का, या आदमी, या मनुष्य का? तो इस सबसे जो है ना तेज धड़कन किसका होता है? हालांकि तेज धड़कन सबसे अधिक होता है हमिंग बर्ड का। किसका होता है? हमिंग बर्ड का, ठीक है ना। सबसे अधिक तेज धड़कन किसका होता है? हमिंग बर्ड पक्षी का। सबसे तेज उड़ती भी वही है, समझे ना। और लेकिन इसमें जो है ना किसका होगा? तो इसमें हो जाएगा चूहा का। किसका हो जाएगा? चूहा का, ठीक है ना। इसमें होगा चूहा का, ठीक है ना। तो 62 का बी नंबर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सजीव जीवधारी यों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ या कचरा का उत्सर्जन किया जाता है? मतलब कि जितने भी जीव होते हैं जो सजीव जीवधारी हैं, जो उत्पाद के रूप में या एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो कौन सा? तो अमोनिया छोड़ते हैं, या जो है ना वो क्या होते हैं? यूरिया छोड़ते हैं, यूरिक एसिड छोड़ते हैं। इस सभी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। उपरोक्त कौन सा हो जाएगा? सभी, ठीक है ना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप आगे देखिए गौर से। कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? किसको नाम जानते हैं? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का सबसे एक जो पार्ट होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या उसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे जो है छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूरॉन, ठीक है ना। 264 का हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के कारण, या फाइटोक्रोम के कारण, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, समझे ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरोफिल का पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है, हरा रंग में होता है, ठीक है ना। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ आपको पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है ना, कि गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इसका भी हो जाएगा बड़ा अच्छा आंसर, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है और वो भागीरथी नदी पर, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। टिहरी गढ़वाल जो है ना एक जिला है उत्तराखंड में और उसी पर ये बांध बनाया गया भागीरथी नदी पर, जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या बांध होगा? टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 18 नंबर या 268 इसका हो जाएगा, आज की क्लास का 18 होगा। निम्नलिखित में से किसी कारण अम्ल वर्षा होता है? अम्ल वर्षा होता है, समझे ना, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन सिर्फ सल्फर के ऑक्साइड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन नंबर हो जाएगा? बी। और बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज की क्लास का कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं? धन आवेशित में कि ऋण आवेशित में, समझे ना, या प्लस में या माइनस में, ठीक है ना। ये वही कह रहा है गर्म तार में कि ठंडा तार में। तो स्विच लगाया जाता है हमेशा किस तार में? गर्म तार में। किस तार में लगाया जाता है? गर्म तार में। ठंडा तार को जो है ना आप उसका लाइन काट कर ही क्या करेंगे, जबकि करंट उसमें पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना इसका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? गर्म तार में। अगला है 269 के बाद 70 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें पूछता अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है पूछता, तो इसका आंसर होता कोयला। क्या होता है इसका आंसर? कोयला, ठीक है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सी? यहाँ पे कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मनुष्य के वृक्क में निम्नलिखित किससे संबंधित है? मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य के वृक्क में क्या होता है? उत्सर्जन करता है कि परिवहन होता है कि पाचन होता है? भाई तो उत्सर्जन के लिए जो है ना किडनी होता है, जिसको वृक्क कहते हैं। परिवहन के लिए जो है ना हृदय होता है, सीधा धमनी, रक्त होता है, रक्त वाहिकाएं होती है। और पाचन तंत्र के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि होते हैं, समझे ना। और वही हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के लिए, तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन के लिए इसका आंसर चला जाएगा मतलब कि डी नंबर। कौन नंबर? डी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक भी होते हैं, मुख्य भी होते हैं, मस्तिष्क नहीं होते, तंत्रिका भी होते हैं, ये तीनों होते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है तो मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। और ये तीनों जो है ना क्या होता है? पाया जाता है। ये तीनों क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है ना। आप यदि कलम से डाउन करते, नोट करते तो आप इस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन कहता है मीटर का उपयोग किस में से किया जाता है? धारा मापने के लिए। मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धारा मापने के लिए, समझे ना, कि परिपथ में प्रवाही धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जो है ना हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा धारा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा मापने के लिए। किसको मापने के लिए? धारा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, किसको करंट देंगे तो वो जो है ना मशीन नचेगा। तो इसका मतलब है मोटर। मोटर में हम लोग करंट देते हैं तो वो नचता है। इसका मतलब है कि यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, उसको देते हैं करंट। क्या देते हैं? करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्युत मोटर, समझे ना। विद्युत मोटर को जो है ना विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र के बारे में बताने के काम किए थे जो है ना न्यूटन साहब ने ही बताया था, नॉर्मल बात है, समझे ना। तो दर्पण सूत्र का होता है फॉर्मूला 1/F बराबर 1/A बराबर, समझे, 1/A बराबर होगा 1/V प्लस 1/U। 1/U, यहाँ एफ जो है ना फोकस दूरी है। कौन दूरी है? फोकस दूरी है। और यू यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है। कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है ना। और भी यहाँ पे कौन सी, सॉरी, यू यहाँ पे वस्तु दूरी है। कौन दूरी है? वस्तु दूरी। और भी यहाँ पे कौन दूरी हुआ? प्रतिबिंब दूरी है। कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। तो इसका बड़ा सा आंसर आसान सा हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। और ए आंसर में यहाँ पे लिख रहा है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। आज की क्लास इतना ही पे करते हैं समाप्त। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, समझे ना, क्वेश्चन नंबर 276 के साथ, ठीक है। और आज के लिए यहीं पे हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।